जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका और भारत के रिश्ते आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए शिखर पर हैं। डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक तक दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब है। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के कैपिटल से उठती आवाजें और भारत में एक अमेरिकन फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द टिमोथी इनिशिएटिव के फंडिंग नेटवर्क को लेकर शुरू हुई जांच में एक नया डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिबेट जो है वो छिड़ गया है। एक तरफ अमेरिका के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैं, वो भारत के एफसीआरए रूल्स में हुए बदलाव पर चिंता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय एजेंसीज ये जांच कर रही हैं कि फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल उन उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उस फंड की अनुमति दी गई थी। अब सवाल ये है कि क्या ये एनजीओ फंडिंग का मुद्दा है या फिर सॉवरेनिटी, इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी। तो शुरू करते हैं आज की ये चर्चा और समझेंगे इस पूरे मुद्दे को। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या फॉरेन फंडिंग के नाम पर भारत के अंदर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और सोशल इंजीनियरिंग का खेल खेला जा रहा है? देखिए अंबर जी, जनरली मार्को रूबियो अगर इंडिया आते हैं तो वो पहले न्यू दिल्ली लैंड करते हैं, पर इस बार वो कलकत्ता लैंड किए और वहां पर उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटीज से मीटिंग की है। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका के अंदर एक हवा बनाया जा रहा है कि भारत जो नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाला बिल लेके आ रहा है उसके द्वारा वहां जो इंडिया के अंदर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगी। एक तरह से क्रिश्चियन परसिक्यूशन को लेकर अमेरिका के अंदर हवा बनाया जा रहा है और दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों साथ में आ गए हैं और दोनों ने प्रेशराइज किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भारत को चेतावनी दे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो एफसीआरए एक्ट है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है उसको वो पास ना करे। देखिए इस एक्ट के अंदर ना भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहती है, विदेशी फंडिंग जो आता है उसके लिए कंप्लायंसेस लेके आना चाहती है और इसी में एक तरह से भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और जो डिस्टेबलाइजेशन जो होता है, रेजीम चेंज होता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो लॉ है ये सिर्फ क्रिश्चियन ग्रुप्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जैन ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सिख ऑर्गेनाइजेशन, सबके सब कवर होने वाले हैं। सबको एक तरह से कंप्लायंस करना पड़ेगा। अमर जी, अभी क्या हुआ है कि कम से कम 22,000 जो एनजीओ है उनके एफसीआरए रेगुलेशन कैंसिल कर दिए हैं। 15,000 जो एनजीओ है उन्होंने अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी नहीं किया है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपका एफसीआरए नंबर कैंसिल हो चुका है तो आप इंडिया में क्या करोगे, और आपके पास प्रॉपर्टीज है, आपके पास बिल्डिंग्स है, आपके पास बैंक बैलेंस है, उसको आप क्या यूज करोगे। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर प्रतिबंध लगा है पर उनके पास पैसे तो हैं और वो इसी अपने एसेट्स को यूज कर सकते हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चाहती है कि एक नई बॉडी बनाई जाए और एफसीआरए रूल्स के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आया जाए कि सरकार ये जो जितने भी फंड्स हैं इन एनजीओस के जिसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं उसको सरकार अपने अंदर ले लेगी और उसको कल्याणकारी योजनाओं के अंदर लगाएगी। सरकार का मतलब सीधा है कि देश की अखंडता, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कि सेनेटर रीश ने कुछ समय पहले बोला था कि अगर भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज पे परसिक्यूशन होगा तो हम इंटरवीन करेंगे। और कुछ दिन पहले आपको याद है कि नाइजीरिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर टॉम हॉक मिसाइल्स फायर कर दी थी और रीजन दिया था कि नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर वहां की सरकार दमनकारी एटीट्यूड लेके आ रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आप ये भी देखेंगे कि भारत के अंदर जो इस हिसाब से मिशनरी एक्टिविटीज चल रही है और वहां पर कन्वर्शन चल रहा है, भारत सरकार कि देश की जो कानून व्यवस्था है
उसको सुदृढ़ किया जाए, उसके अंदर सारे एनजीओ को आपको पालन करना पड़ेगा। ये भारत सरकार चाहती है, जिसको अमेरिका नहीं चाहता करने के लिए। जी, तो उमेश जी, जो एफसीआई रूल्स को लेकर अमेरिका की चिंता है, वो ह्यूमन राइट का मुद्दा है या फिर स्ट्रेटेजिक प्रेशर का एक नया रूप, जिस तरह से हमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों की तरफ एक ही चिंता नजर आ रही है? अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यूनाइट हो चुके हैं और वो उन्होंने प्रेशर डाला है कि मार्को रूबियो को कि जब आप इंडिया की यात्रा करें तब आप न्यू दिल्ली को बता दें कि अमेरिका खुश नहीं है। वॉशिंगटन का अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो क्रिश्चियन मिशनरीज को जो फंडिंग मिल रही है उसको बेधड़क उनको मिलती रहे और भारत की अखंडता और सुरक्षा हमसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम भारत के अंदर स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं, ये उनका मानना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने बोल दिया है कि हम इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं। हम इसके थ्रू सारे एनजीओ के ऊपर ये लागू हो रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन एनजीओ के ऊपर नहीं लग रहा है। ये बात बोल चुके हैं। और देखिए, अभी जो है कैथोलिक एसोसिएशन है इंडिया की, उन्होंने भी बोल दिया है कि भारत सरकार ये जो कदम लेके आ रही है ये क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट है। और ऊपर से किसी ने तो यहां तक बोल दिया है कि ये जो बिल है वो इसके लिए लेके आ रहे हैं ताकि संघ परिवार जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को परसिक्यूट कर रहा है। अमर जी, ये बहुत बड़ा हास्यास्पद चीज है और अमेरिका ऐसा ही एक तरह से कोई ना कोई अगर वो आपत्ति करता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर जैसे देख लीजिए मणिपुर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, फिर बाद में आप ये देखिए कि केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, सब जगह आप देखिए कि एनजीओ इन्वॉल्व होते हैं। और तमिलनाडु के अंदर तो कूडमकुलम जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं। और आप ये भी देखिए कि वेदांता का जो ट्यूटिकोरिन के अंदर जो प्लांट था, कॉपर प्लांट, उसको भी ऐसे ही बंद करवाया गया। और उसके बाद भारत ने अपनी 40% जो कॉपर प्रोडक्शन की कैपेसिटी खो दी है। भारत नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गया। उसको फायदा किसको हुआ? उसको फायदा हुआ चाइना को। और उसी के मद्देनजर अब अमेरिका भी चाहता है कि भारत अपने इंटरनल लॉस को एक तरह से इफेक्टिव ना बनाए ताकि ये जो एनजीओ है इनके द्वारा भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन रेजिम किया जाए, रेजिम चेंज ऑपरेशंस किया जाए। ये इनकी मंशा है। लेकिन उमेश जी, सवाल ये कि अगर अमेरिका जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंस पर सख्त नियम बना सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या भारत को यह अधिकार नहीं है कि वो भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सख्त कदम उठाए? देखिए, भारत सरकार तो सॉवरेनिटी के ऊपर अपना काम कर रही है, पर अमेरिका जो है नया चौधरी बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप भारत के अगेंस्ट कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। अभी तक 4 इंडियन शिप्स के ऊपर हमला कर चुके हैं और उन्होंने सेनेटर मार्को रूबियो ने क्लियर कट बोल दिया है एस जयशंकर को कि आपको यूएस सैंक्शंस जो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगाया है उसका पालन करना पड़ेगा। और आपके जो मछुआरे मरे हैं, आपके जो सेलर्स मरे हैं, उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है मार्को रूबियो ने क्लियर कट जो है इनको एस जयशंकर को सुना दिया है, खरी खोटी सुना दिया है। भारत ने कुछ दिन पहले स्टारलिंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया था। उसके बाद आप देखिए कि भारत जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू करना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करे, उसका वसाल स्टेट बन के रहे और उसके पाकिस्तान जैसे दुम हिलाता है अमेरिका के सामने, वैसे ही भारत करे। पर भारत जो है अमेरिका को आंख दिखा रहा है, ये अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा। इसी के लिए आप देखिए कि कंटिन्यूसली भारत को टारगेट किया जा रहा है, रेजिम चेंज ऑपरेशंस किया जा रहा है और ये जो है कंटिन्यूसली अमेरिका पिछले 5-6 साल से कर रहा है, जब से हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A वो अब्रोगेशन किया था अगस्त 5, 2019 से।
लेकिन रमेश जी, अब सवाल ये है कि क्या कैपिटल हिल का ये जो बाईपार्टिसन कंसर्न है, ये भारत के इंटरनल मैटर्स में एक दखल के रूप में देखा जाएगा? देखिए, क्लियर कट इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के अंदर एक तरह से इंटरफियरेंस है। आप देखिए कि एक तिमोथी इनिशिएटिव है, उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उसको बुक कर दिया गया। अमर जी, बताया जाता है कि तकरीबन 95 से 100 करोड़ रुपया उन्होंने ट्रांसफर किया है यूएस के बैंक डेबिट कार्ड्स के थ्रू। और ये उस एरिया में उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उस एरिया में काम करती है जहां पर जो लेफ्टिस्ट जो हमारे नक्सलाइट्स इकोसिस्टम है उधर काम करती है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, बस्तर में काम करती है, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी एरियाज में काम करती है। तो भारत सरकार जो है आपको मालूम है कि भारत सरकार जो है देश के अंदर जो माओवादी आतंकवादी हैं इनको खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी मद्देनजर रखते हुए ये सब जो कानून है बनाया जा रहा है ताकि देश के अंदर एक तरह से जो आंतरिक सुरक्षा है उसको सुदृढ़ किया जाए। ये भारत सरकार की मंशा है। बिल्कुल, लेकिन अब उमेश जी, क्या डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी के बीच में एक नई टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है? जिस तरह से हमें ये सारी चीजें नजर आई, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के नाम पर होती है कि भाई डेमोक्रेसी में तो सारा कुछ अलाउ होता है एंड ऑल दैट, और इधर भारत जो है सॉवरेनिटी के लिए अपने कदम उठा रही है। देखिए, भारत अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से काम करता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को 2029 लोकसभा इलेक्शन से पहले हटा दिया जाए। वहां पर इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी और ऐसे जो ग्रुप्स है इनको बिग टेक पूरी सहायता कर रहा है। भारत ने कंटिन्यूअसली इनके जो टूल किट चेंजिंग रेजिम चेंज मूवमेंट्स है इसको एक्सपोज किया है। ऑन रिकॉर्ड सीआईए और सोरोस ने बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना होगा। और अभी आप देखिए अमरजीत, 5 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपया इन्होंने तिमोथी इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने ट्रांसफर किया है ताकि भारत के अंदर जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसको रिवाइव किया जाए, भारत के अंदर डिस्टेबलाइज किया जाए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को हटाया जाए। मोदी सरकार को हटाने की कवायद चल चुकी है। ये टोटल आप देखिए कि ये जो है यूएस की हिपोक्रेसी है। यूएस को क्या फर्क पड़ता है कि भारत अपने लॉस के हिसाब से कुछ करे, और यूएस क्यों चौधरी बन रहा है कि पूरे विश्व के अंदर क्रिश्चियंस के लेके वो चौधरी बन रहा है। ये एक हास्यास्पद है। सबसे बड़ी बात है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो मेजर वोट बैंक है वहां की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और ये इसके लिए भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ह्यूमन राइट इंडेक्स और बाकी यूएससीआईआरएफ और ऐसे संस्था हैं वो भारत के अंदर क्रिश्चियन परसिक्यूशन की बात करेंगे, क्रिश्चियंस के ऊपर जो यहाँ पर, और इसके लिए संघ परिवार को दोषी ठहराया जाएगा। डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व 2.0 3.0 ऐसे मुहिम चलाए जाएंगे। वहां के एकेडमिशियंस जो हैं वो भारत के अगेंस्ट लेख लिखेंगे, वहां की मीडिया जो है इसको बड़ा चढ़ा के इश्यू बनाएगी। और ये जो काम है सर्कुलर वे में सब चलता रहेगा। एक दिन वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा, फिर सेकेंड डे संडे गार्डियन लिखेगा, थर्ड चाइना का जो चाइना जो एडिटोरियल्स है वो लोग भी लिखने वाले हैं। और इससे भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री का जो कद है विश्व के अंदर उसको छोटा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि इसके अंदर सिर्फ क्रिश्चियन ग्रुप्स का नाम लिखा हुआ है, जबकि ये लॉ जो है यूनिफॉर्मली इट विल बी अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस एनजीओस, भले वो हिंदू हो या कोई भी एनजीओस हो, उन सब के भी लाइसेंस काटे जाएंगे अगर उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किया है। इसका ये जो अमेंडमेंट है भारत सरकार लेके आ रही है इसमें वो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी चाहती है, जबकि अमेरिका जो है इंटरफियरेंस करने की कोशिश कर रहा है, भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, और भारत मानने वाला नहीं है। उमेश, क्या जो फॉरेन एड और जो फॉरेन इन्फ्लुएंस के बीच में जो लाइन ब्लर हुई थी उसको वापस से मतलब
रीड्रॉ किया जा रहा है, या फिर भारत सरकार जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश करे क्लियरली कि भाई ये रेड लाइन है, इससे आगे नहीं। और जो फॉरेन एड के नाम पर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ है और बार बार रिजीम को हिलाने की कोशिश होती है, वो हम देखते हैं बार बार भारत में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं लगातार। अंबर जी, सीधी बात है कि इनको कन्वर्शन एक्टिविटीज कंटिन्यू करनी है और भारत सरकार ने स्क्रू टाइट कर दिया है। अभी आप देखिए कि जैसे ही इनका स्क्रू टाइट हुआ है, बीजेपी की विक्ट्रीज होने लगी है बहुत सारे स्टेट के अंदर। इलेक्टोरली बीजेपी विक्टोरियस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पैसा था ये यूज होता था भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि बीजेपी को वीकन किया जाए और वहां पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया जाए। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर ऑपोजिशन ने एक मुहिम चलाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, और ऑपोजिशन ने उसी 400 पार के नारों को यूज किया अपने बेनिफिट के लिए। उन्होंने यहाँ पर अल्पसंख्यों और जो जितने भी आदिवासी ग्रुप है उनके बीच में एक डर फैला दिया कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार को 400 सीट आ जाती है तो देश के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर बन जाएंगे। और उसका नतीजा देखा कि हमको 240 सीट आई है। ये क्लियर कट जो है, आप देखिए ये बिग टेक का काम किया हुआ है। और जर्मनी में बैठा हुआ एक कॉकरोच है, उसके वीडियोस को करोड़ों में लोगों ने देखा। यहां तक हो, अमर जी ये भी बता देता हूं कि उस कॉकरोच के वीडियोस को कांग्रेस के नेताओं ने बड़े स्क्रीन पे अपने इलेक्शन रैलीज में उसको दिखाया है। ये एक तरह से इंटरफियरेंस है, फॉरेन इंटरफियरेंस इन इंडियन इलेक्शंस। इसको बंद करने के लिए ये एफसीआरए रेगुलेशन के अंदर एक प्रावधान लेके आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि जितने भी एनजीओ है जिनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया है और जिन्होंने इसको रिन्यू नहीं किया है, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त करके हम उसी प्रॉपर्टीज को कल्याणकारी योजनाओं के अंदर लगाएंगे। सीधी बात यह है। और इट विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू एवरीवन, नॉट जस्ट क्रिश्चियंस, जैसे अमेरिका में पोर्ट्रे किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अब सवाल ये है कि क्या आज के भारत में जो पॉलिसी का फैसला भारत करेगा या फिर वॉशिंगटन की जो चिंताओं का असर है उस पर ये पड़ने वाला है? देखिए, भारत के लॉस तो भारत को ही करना चाहिए, पर पिछली सरकार जो है वो अमेरिका के इशारों पे नाचती थी। उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए होते थे। कभी शी जिनपिंग तबला बजाता था, नहीं तो कभी अमेरिका तबला बजाता था। तो इसी के कारण उनको लग रहा है कि ये जो सरकार आई है ये उनकी बात नहीं मान रही है, ये अपना ही यूपीआई निकाल रही है, हमारे जो मास्टर और वीजा कार्ड है उसको अलाउ नहीं कर रही है। हम बोल रहे हैं कि रशिया से तेल मत खरीदो, रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारा F-35, हमारा जंग F-35 लो, पर ये इंडिया जो है फ्रांस से रफाल ले रहा है, रशिया से सुखोई 57 ले रहा है। हमारी बात सुन ही नहीं रहा है इंडिया। ये अमेरिका के अंदर एक तरह से अभी एक बहुत बड़ा दर्द हो रहा है और इसी मद्देनजर कोई ना कोई इश्यू पर इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तब यही अमेरिका जो बोल रहा था हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इश्यू है। पर जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और हमने उनके नूर खान एयरबेस के अंदर उनके न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट किया जो अमेरिका ने उधर रखवाए थे, तब अमेरिका जागा। और जब पाकिस्तान ने हमसे भीख मांगी तब हमने सीज फायर किया। तो इससे आप देख लीजिए कि अमेरिका की जो डुप्लिसिटी है वो एक्सपोज होती जा रही है। बिल्कुल। और दोस्तों एक बात तो तय है और इतिहास हमें एक बात बताता है कि जो महाशक्तियां हैं वो सिर्फ अपनी सेनाओं और अर्थव्यवस्था से प्रभाव नहीं डालती, बल्कि आइडियाज, इंस्टीट्यूशन और फंडिंग नेटवर्क के जरिए भी अपनी जो प्रेजेंस है वो महसूस करवाती है। लेकिन हर सॉवरेन नेशन का एक जो बुनियादी अधिकार होता है अपने कानून बनाना और अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से उन्हें लागू करना। एफसीआरए और फॉरेन फंडिंग का ये जो विवाद है वो सिर्फ एनजीओ या रेगुलेशन का मुद्दा नहीं है, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ग्लोबलाइजेशन के युग में
राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। और जब दुनिया इन्फ्लुएंस की जंग लड़ रही है तो भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के अंदर चलने वाले नैरेटिव और नेटवर्क पर अंतिम अधिकार भारत का होगा, या फिर जो ताकतें उस पर प्रभाव डालने की या प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, या वो इस तरह का कोशिश करेंगी। लेकिन सवाल अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो लड़ाई वो ये है कि 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशन की है। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत